नमस्कार दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर है ये मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में। विचित्र बिंदु का दूसरा प्रकार मल्टीपल पॉइंट्स, जिसे बहुल बिंदु भी कहते हैं। बहुल बिंदु भी कहते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स या बहुल बिंदु कहते हैं। अब बहुल बिंदु की परिभाषा क्या है, नंबर एक, और गणितीय रूप से बहुल बिंदु कैसे पता किया जाए कि कर्व का, वक्र का कौन सा बिंदु बहुल बिंदु है। ये दो बातें हमें करनी है। इस लेक्चर में हम दो बातों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले परिभाषा के ऊपर कि भाई गणितीय रूप से बहुल बिंदु कहते किसे हो आप, जिसका नाम है बहुल बिंदु, क्या पहचान है। दूसरा है कि उसे ज्ञात कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं, कि कैसे, जैसे हम अति परिवर्तन बिंदु को ढूंढते हैं वैसे ही हम बहुल बिंदु को कैसे ढूंढेंगे। ये दो चीजें हमारे लेक्चर का मूल सेंटर रहेंगी, केंद्र रहेंगी। पहले परिभाषा। तो परिभाषा एकदम सामान्य, बहुत सामान्य परिभाषा। क्या, किसी वक्र का वह बिंदु, किसी वक्र का, ध्यान दीजिएगा, वक्र का वह बिंदु जिससे वक्र की एक से अधिक, अभी आप इस पे भी गौर कीजिएगा, मैं एक से अधिक क्यों बोल रहा हूं। एक से अधिक, किसी वक्र का वह बिंदु जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हो। किसी वक्र का वह बिंदु जिससे वक्र की एक से अधिक क्यों कहा, क्योंकि एक शाखा तो हर किसी से गुजरती है। जब भी कोई वक्र का बिंदु होता है तो एक शाखा तो हर किसी से गुजरती है, तो फिर एक शाखा होना तो सामान्य बात है, एक शाखा होना सामान्य बात है। तो फिर असामान्य बात क्या है, जब शाखाएं एक से ज्यादा हो, दो शाखाएं गुजरती हो, तीन गुजरती हो, चार गुजरती हो, तभी तो हमारा अट्रैक्शन उसके ऊपर जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर, कि भाई यहाँ तो दो गुजर रही है, भाई से तो तीन गुजर रही है, भाई से तो चार गुजर रही है ना। एक गुजर रही है तो क्या है, वो तो सबके साथ ही। एक हर वक्र का जो बिंदु होता है, जो वक्र है, ये वक्र ले लीजिए, एक तो गुजरेगी इससे, हर बिंदु से एक शाखा तो गुजरती है। अगर वक्र होगा, अब पत्ता है, वो किसी न किसी शाखा पे तो लगा हुआ होगा ही। कोई पेड़ है, उसका एक पत्ता है, वो किसी न किसी शाखा से तो बंधा हुआ ही है। लेकिन इंटरेस्ट तो तब आता है जब वो एक पत्ता दो शाखाओं से बंधा हुआ, मतलब पत्ता एक हो लेकिन दो शाखाओं से निकलता हो, तब फिर बात आता है कि भाई अब ये इंटरेस्ट की बात हुई, अब कुछ नया हुआ है, अब कुछ विचित्र हुआ है, कुछ नई बात आई है। विचित्र बिंदु पढ़ रहे हैं तो कुछ विचित्रता तो चाहिए। तो विचित्रता यही है कि एक शाखा गुजर रही तो भाई कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब किसी बिंदु से दो शाखाएं गुजरती है, या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, तब फिर इंटरेस्ट आना शुरू होता है। मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे दो शाखाएं गुजर गई, या तीन गुजर गई, या चार गुजर गई, यहां जाकर हमें मजा आता है। इसका नाम है मल्टीपल पॉइंट, या हिंदी में बोले तो बहुल बिंदु। मल्टीपल क्योंकि बहुत सारी शाखाएं, पॉइंट एक है लेकिन शाखाएं बहुत सारी है, ठीक है। अब इसका आगे वर्गीकरण भी कर सकते हैं। दो शाखाएं गुजरती हो, तीन गुजरती हो, दो गुजरती हो, द्विबिंदु है ना। मल्टीपल पॉइंट जो बहुल बिंदु है उसका आगे आप वर्गीकरण कर सकते हैं। जो बहुल बिंदु है, जो मल्टीपल पॉइंट्स है, उसको आप आगे भी बांट सकते हैं। कैसे, द्विबिंदु कह सकते हैं। द्विबिंदु तब जब दो शाखाएं गुजरती हो, त्रिबिंदु जब तीन शाखाएं गुजरती हो, और फिर चार, पांच, छह, सात, आठ। तो बहुल बिंदु में आपका द्विबिंदु, त्रिबिंदु, दो शाखाएं जाती है तो द्विबिंदु, तीन शाखाएं जाती है तो त्रिबिंदु, चार शाखाएं जाती है तो भाई नाम नहीं पता, क्योंकि इतना चार बिंदु जाने वाले, पांच बिंदु जाने वाले ग्राफ बहुत रेयर ही कहीं मिलते होंगे। वैसे तीन शाखाएं जाती है, ऐसे ही नहीं मिलते। दो शाखाओं वाले जो होते हैं बस वही होते हैं। तीन शाखाओं वाला तो मतलब जैसे कोहिनूर हीरा है वैसे होते हैं। चार शाखाओं वाले, पांच शाखाओं वाले आप चला सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना प्रकृति में नए के बराबर है। दूसरे ग्रह पे जाके ढूंढने होंगे आपको ये, इस ग्रह पे तो चांसेस कम ही है कि ये मिलेंगे। द्विबिंदु वाले, त्रिबिंदु भी एक आपको थोड़ा याद आता होगा, ट्रिपल पॉइंट मिलता है ना। ट्रिपल पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि जो पानी है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें गैस भी होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, तीनों होता है। यानी आपने पढ़ा हो तो कुछ ऐसे टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे ट्रिपल बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जल है, जो पानी है, वो तीनों अवस्था में होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट पाया जाता है। लेकिन इसका भी कोई ग्राफ नहीं है, समीकरण नहीं है इसका कोई,
ये तो बस हमने केमिस्ट्री का एक वर्ड याद आ गया कि त्रिक बिंदु, उस समय भी पढ़ा था कि तीनों से, लेकिन त्रिक बिंदु वाले मैंने कहा ना बहुत रेयर, बहुत बहुत रेयर। इसीलिए क्या, ये जो त्रिक बिंदु वाले होते हैं ये कोर्स में होते ही नहीं, कोर्स में बाहर है। कोर्स में सिर्फ और सिर्फ है हमारा द्विक बिंदु, डबल पॉइंट, बस, क्योंकि यही सामान्यता पाए जाते हैं। अब भाई जो चीजें प्रकृति में पाई जाएगी उन्हीं के बारे में तो आप पढ़ोगे, जो नहीं पाई जाएगी उनके बारे में क्या पढ़ना, मतलब भी क्या है। तो इसलिए हम सिर्फ डबल पॉइंट पढ़ेंगे। डबल पॉइंट क्या हुए, वक्र के वह बिंदु, वक्र के वह बिंदु जिससे वक्र की दो शाखाएं गुजरती हो, जिससे वक्र की दो शाखाएं गुजरती हो, वो क्या कहलाता है, द्विक बिंदु, जहां से दो शाखाएं गुजरती है। यानी अब आपका जो पॉइंट होगा ग्राफ का, द्विक बिंदु वाला पॉइंट, उससे आपको दो शाखाएं जाती हुई मिलेगी इस तरीके से, शाखा नंबर 1, शाखा नंबर 2। एक पॉइंट तो एक है लेकिन शाखाएं कितनी गुजर रही है, 2 गुजर रही है। इसका नाम है द्विक बिंदु। द्विक, द्विक मतलब 2। ये बिंदु एक है लेकिन काम ऐसे कर रहा है जैसे 2 बिंदुओं का। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि द्विक बिंदु क्या है। लेकिन आप एक चीज और सुनिए मेरे ध्यान से, आप देखिए कि द्विक बिंदु भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, यहाँ से भी आपको, मैं जब डायग्राम बनाता हूँ द्विक बिंदु वाले तो मुझे कंफ्यूजन होती है कि आप ये भी तो कर सकते हैं कि एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, एक दोनों शाखाएं ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, लिए वर्क यहाँ पे, वक्र जो है वो यहाँ पे गांठ मार ले, तो यहाँ से 2 शाखाएं होंगी, ये देखो, ये देखो, वक्र गांठ मार ले, या वक्र खुला हुआ हो, या फिर ऐसा हो कि जो पॉइंट है वो वक्र से एकदम अलग थलग हो। अब आप कहोगे सर ये द्विक बिंदु है, समझ में आता है, 2 शाखाएं जा रही है, ये भी 2 बिंदु है कि एक शाखा ये है, एक शाखा ये, 2 शाखाएं इससे बाहर निकल रही है। लेकिन ये बिंदु द्विक बिंदु कैसे हुआ है, ये तो बिंदु, इससे कहाँ 2 शाखाएं जा रही है। तो ये जो बिंदु है ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब, ये जो बिंदु है इसे संयुग्मी बिंदु कहते हैं। संयुग्मी, संयुग्मी में क्या होता है कि आपका बिंदु आपको प्रतीक होता है, काल्पनिक है इसलिए प्रतीक होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर ये ग्राफ से जुड़ता, ये बिंदु अगर ग्राफ से जुड़ता, तो आपको एक साइड से ग्राफ को इस तरीके से जोड़ना होता, एक इस तरीके से जोड़ना होता, तो आपकी 2 शाखाएं मिलकर इस बिंदु को जोड़ती, दोनों साइड से जो वक्र है वो वक्र यहाँ से टूटता और टूट के इसकी 2 शाखाएं करके ग्राफ को जोड़ती। मतलब काल्पनिक है ये, मैंने पहले कह दिया काल्पनिक है, लेकिन लगता है कि अगर पॉइंट को मिलाते, संभावना, शंका है इस पे, लेकिन हम सिर्फ ये बात करें कि अगर ये होता, अगर बाई चांस है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये कई बार काल्पनिक बिंदु ऐसे होते हैं कि शर्तें पूरी कर जाते हैं। अभी जो द्विक बिंदु की शर्त हम बनाएंगे ना, वो ये पूरी कर जाएगा। अब पूरी कर जाएगा तो इसका मतलब डाउट है कि ये बिंदु द्विक बिंदु तो है, क्योंकि शर्तें पूरी कर रहा है, मना कर नहीं सकते, मना कर नहीं सकते, क्योंकि बंदा कागज लेके आ गया, अपने कागज पत्र दिखा रहा है कि देख लो ये आधार कार्ड रहा है, ये वोटर कार्ड रहा है, ये देखो देखो भारत का नागरिक हूँ। इसने तो द्विक बिंदु वाली सारी शर्तें पूरी कर दी, अपने सारे कार्ड दिखा दिए। अब पूरे करते तो हम भी मना नहीं कर सकते। अब हम मना कर नहीं सकते, रख सकते नहीं है, क्योंकि है तो अलग से लगी। तो इस बिंदु को काल्पनिक बिंदु कहा गया, काल्पनिक द्विक बिंदु कहा गया, काल्पनिक द्विक बिंदु। और जब ऐसे गांठें लग जाती है इसे, इस द्विक बिंदु का नाम होता है नोड। याद रखिएगा, नोड, इसको नोड कहते हैं। और जब गांठें नहीं लगती, खुली खुली दुआ करती होती है, तो इसे कहते हैं उभयाग्र, उभयाग्र या फिर कस्ब। इसे इमेजनरी या संयुग्मी द्विक बिंदु कहते हैं। संयुग्मी बिंदु, कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट। तो अब मैं कह सकता हूं कि द्विक बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। द्विक बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। द्विक बिंदु के प्रकार, पहली बात तो परिभाषा, वो हम डाल चुके। द्विक बिंदु वह बिंदु होता है किसी वक्र का जिससे वक्र की 2 शाखाएं गुजरती हो। अब है द्विक बिंदु के प्रकार, जो कि 3 प्रकार का होता है। नोड, जब शाखाएं बंद वक्र के रूप में हो। उभयाग्र, जब शाखाएं खुले 2 वक्र के रूप में हो। और जब शाखाएं काल्पनिक रूप में हो। काल्पनिक रूप में मतलब शाखाएं आपको नजर ही नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप। यहाँ आपको कम से कम नजर तो आ रही है कि आपकी जो शाखाएं हैं वो खुले वक्र में है, यहाँ बंद वक्र में है, यहाँ शाखाएं ही नहीं है, काल्पनिक है, दिख ही नहीं रही। तो या तो शाखाएं बंद वक्र में है नोड, खुला वक्र बनाती है उभयाग्र,
और दिखती ही नहीं है, भूतिया है, तो संयुग्मी या कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे, हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे। अब परिभाषाओं से तो काम चलने वाला नहीं है, बातों से तो पेट भरने वाला नहीं होता। अब हमें क्या करना होगा, अब तो गणित बनानी पड़ेगी भाई। ऐसे थोड़ी बोल दो कि भ्यागरी ये रहा, ये संयुग्मी रहा। गणित बताओ ना, गणित बताओ कि पता कैसे करोगे। मानो मैंने आपको समीकरण दे दिया, ये लीजिए एफ एक्स वाई, और मैं कहूँ बताओ दिग बिंदु निकाल के दो, बताइए दिग बिंदु कहाँ है, तो परिभाषा लिख दोगे नहीं ना। तो गणित का काम तो गणित से चलेगा। समीकरण बताइए, शर्तें बताइए। तो दिग बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले दिग बिंदु को ज्ञात करने का मैथमेटिकल तरीका। दिग बिंदु ज्ञात करना, बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। आपका जो भी समीकरण है, मान लीजिए एफ वो समीकरण है, उसके दो अवकलन कीजिए, आंशिक अवकलन। एक्स के सापेक्ष बराबर 0 कर दीजिए, वाई के सापेक्ष और 0 कर दीजिए। इस तरीके से आपके दिग बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 करते हैं, डेल एफ ओवर डेल वाई को 0 करते हैं, तो बेटा एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जब आप 0 करते हैं तो एक्स और वाई के कई मान आ जाते हैं, कई मानों में कई फर्जी भी आ जाते हैं। फर्जी मतलब ऐसे ही बन गए क्योंकि आपने एक्स वाई के मान निकाले, उनके जोड़े बनाए, तो कई फर्जी जोड़े भी बन गए। कईयों ने फर्जी राशन कार्ड बना लिया, किसी ने फर्जी आधार कार्ड बना लिया। अब इन फर्जियों को हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना कि भाई ये सही में सही है या झूठे हैं। वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, जो दिया गया सवाल है कि दिग बिंदु वक्र का ही तो हिस्सा होता है। दिग बिंदु जो होता है, होता तो वक्र के ऊपर ही है, होता तो ग्राफ के ऊपर ही है, होता है तो जो दिग बिंदु आया होगा वो संतुष्ट करेगा। तो आपका जो भी दिग बिंदु आया, मान लीजिए ए बी आया है, तो आप ए बी को ले जाके फलन में पुट कीजिए और चेक कीजिए कि ए बी को रखने पर एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी रखने पर 0 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो वो ओरिजिनल है, मतलब दिग बिंदु सही है, नहीं आता तो वो फर्जी है, फेंके उसे, बकवास है। ठीक है, अब दिग बिंदु ज्ञात तो हो गया, लेकिन दिग बिंदु ज्ञात हो गया, प्रकार कौन सा है, कौन से टाइप का है, क्या ये नोड है, क्या ये अभ्याग्र है, और क्या ये संयुग्मी है कौन से टाइप का है भाई, टाइप तो नहीं पता चलो ना, तो टाइप पता करना है। चलिए आगे, प्रकृति, दिग बिंदु की प्रकृति कि वो कौन से प्रकार का है। रिपीट कर रहा हूं, दिग बिंदु की प्रकृति, इसे नेचर कहते हैं, नेचर ऑफ डबल पॉइंट। कैसा है, क्या है, कौन सा है, ये पता करना। कैसे पता होता है वो भी देखिए। जिसका आपने एक एक बार अवकलन किया था उसका दो बार अवकलन कर दीजिए। एक्स के साथ 2 बार, वाई के साथ 2 बार, एक एक्स और एक बार वाई के साथ। डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, कर लिए डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों के आपस में गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद आपका LHS RHS दोनों आ जाएंगे। अब चेक कीजिए क्या स्थिति है, क्या ये बड़े हैं, क्या ये साइड बड़ी है, क्या ये बराबर है, और क्या ये छोटी है। और ऑब्वियसली हम एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वास्तविक संख्याएं होती है तो छोटी होती है, अन्यथा बड़ी होती है, अन्यथा बराबर होती है। कुछ तो होगी, तीनों में से या तो छोटी होगी, LHS छोटी होगी, RHS बड़ी होगी, या RHS छोटी होगी, LHS बड़ी होगी, या दोनों बराबर होंगी। कुछ तो होगा, कुछ होगा। इस कुछ का ही आंसर हमारा प्रकृति का जवाब है। बड़ा है, LHS बड़ा है RHS से, मतलब नोड है। वो जो बिंदु है दिग बिंदु, वो नोड है। बराबर आया वो बिंदु उभ्याग्र है, लेस देन आया वो बिंदु संयुग्मी है। नोड, उभ्याग्र और संयुग्मी, ये लीजिए, से आपको पता चल जाएगा, आपका सारा जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारी बात तो हमने सीख ली, क्या क्या करना है। 2 स्टेप पे पूरा क्वेश्चन होगा। पहला आप दिग बिंदु को ज्ञात करेंगे, दिग बिंदु ज्ञात करने के बाद उसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे कि वो प्रकृति क्या है, बस। ठीक है, अब एक्चुअली जो दिग बिंदु के जो क्वेश्चन होते हैं, आपने पहले पेपर में देखा है, दिग बिंदु के जो क्वेश्चन होते हैं वो अथवा में आते हैं, है ना। कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते, लेकिन फिर भी जो टॉपिक है भी पढ़ने लायक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मजा भी आएगा कि हाँ भाई दिग बिंदु पढ़ रहे हैं, विचित्र बिंदु पढ़ रहे हैं, नहीं तो विचित्र आपके दिमाग में रह जाता, है ना। तो हर बार टॉपिक सिर्फ इसलिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो पेपर में आता है,
लेकिन बेटा आप लोग एक बार समझ के देखिए, कई बार हम जो पढ़ा रहे हैं हम भी एक बड़े मुश्किल हालात में होते हैं। आप अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम भी बड़े मुश्किल हालात में होते हैं। ठीक है, अगर हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अगर हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो अधिकतर बच्चे में पेपर के बाद में क्या शिकायत करेंगे कि उन सर ने तो वो चीजें पढ़ा दी जो पेपर में आती नहीं, फालतू की चीजें पढ़ा दी, सर ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दी है, वो पेपर में आती ही नहीं है। वो जो इतनी चीजें पढ़ा देते हैं, 10 चीजें पढ़ाते हैं, 2 पेपर में आती है, 8 आती ही नहीं। बिना मतलब हमारा टाइम खराब कर दिया। इस टाइम में हम फिजिक्स पढ़ लेते, इस टाइम में हम केमिस्ट्री पढ़ लेते। समझ रहे? अब कई बच्चे दूसरे शिकायत होते हैं, सर ने वो नहीं पढ़ाया, वो 3 नंबर का रह गया, सर ने वो नहीं पढ़ाया, वो 1 नंबर का रह गया। समझ ले बात? तो आप कम पढ़ाते हैं तो वो लोग नाराज जिनके 1 नंबर 3 नंबर छूट गए, ज्यादा पढ़ाते हैं तो वो लोग नाराज जो पेपर तो पूरा करके आ गए लेकिन इस बात से परेशानी की एक्स्ट्रा पढ़ के गए थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन आ रहे थे उनको। उनको जो सी सेक्शन थे जिसके 3 क्वेश्चन करने थे उन्हें पांचों आ रहे थे। अब पांचों आ रहे थे तो वो इस बात से परेशानी कि पांचों क्यों आ रहे, 3 ही आने चाहिए थे, ये 2 क्वेश्चन जबरदस्ती आ रहे हैं, ज्यादा क्यों आ रहे हैं। इस बचे हुए टाइम में फिजिक्स पढ़ सकते थे, केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ सकते थे, कंप्यूटर पढ़ सकते थे, हिंदी पढ़ सकते थे, इंग्लिश पढ़ सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ज्यादा पढ़ा दिया। अब करें क्या, कहाँ जाए? अब टीचर तो एक ही है और बच्चे हर प्रकार के अलग अलग माइंडसेट के, चाहे कई माइंडसेट के ऐसे भी कि सर थोड़ा सा पढ़ा दो जिससे पास हो जाए, कुछ ऐसा करवा दो जिससे निकल जाए, बस गाड़ी निकल जाए सर कैसे भी करके। सर मैं तो और कोई तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ये तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सर मुझे बस इतना करवा दो कि मैं पास हो जाऊँ। वो भी बच्चे, वो भी उसी क्लास में पढ़ते हैं, उसी क्लास के बच्चे वो भी हैं, उसमें वो बच्चे भी हैं जिनको मेरिट चाहिए, उसमें वो बच्चे भी हैं जिनको सिर्फ पासिंग स्कोर चाहिए, उस क्लास में वो बच्चे भी हैं जिनको पढ़ना तो थोड़ा है लेकिन नंबर ज्यादा चाहिए। तो हर प्रकार की चीजें होती है। तो आप हमारे अगर जैसे मैंने वेयर माई शूज, मेरे जूते पहन के देखो, मेरी जगह रख के देखिए, परेशानियां होती है, डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना? तो अब हमारा क्या दिमाग, मेरा ध्येय क्या होता है, क्योंकि किताबें बहुत है, बहुत सारा मैटर पड़ा है। अब कई बच्चे ये कहे कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो बेटा मैं बीएससी करवा रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैं बीएससी करवा रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि ये बीएससी वाली मैथ से आपकी आईएएस की तैयारी होगी, तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली, इससे सिर्फ बीएससी होगी। समझिए, ऑब्वियसली बात है यार। आप बीकानेर जा रहे हैं और बीकानेर जाकर आप बिरला मंदिर देखना चाहते हैं, जा तो बीकानेर रहे हैं और बिरला मंदिर देखना चाहते हैं, वो तो जयपुर में है, जयपुर जाओ ना, बीकानेर क्यों जा रहे हो? बीकानेर जाकर आप बिरला मंदिर देखना चाहते हैं, प्रॉब्लम सोचिए क्या है। तो आप कर बीएससी रहे हैं, तैयारी आपको आईएएस की चाहिए, तो आईएएस का अपना स्टैंडर्ड है, अपना तरीका है, वो चीजें। आप 12th पढ़ते थे, राजस्थान बोर्ड आरबीसी में पढ़ते थे, कौन सी स्कूल आपकी है जो आपको आईआईटी की तैयारी करवाती थी? 12th तो करवाती थी, नाम लेती है कि हम आईआईटी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कोई नहीं करवा रहा, सब 12th करवा रहे हैं। सबको पता है 12th में नंबर लाने जरूरी है, 12th बनाओ पहले इनकी, तो 12th की तैयारी करवा रहे हैं। तो डिपेंड, ये समझो बात को, इसको फर्क समझो, दोनों में रात दिन का अंतर है। आप कंपटीशन क्या लगता है, आप ये जो पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएससी वाला पढ़ रहे हैं, इस लेवल से जो आप पढ़ते हैं, इस लेवल से आप आईएएस की तैयारी हो जाएगी आपकी, उसके लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग चीजें होंगी, अलग किताबें होंगी, अलग मेथड होंगे, अलग जगह होगी, अलग तैयारियां होंगी, सब कुछ अलग होगा उसके लिए। तो ये अंतर है, इस अंतर को बनाए रखिए, समझिए हमारी बात को भी, इस चीज को समझिए। हमें आपको कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने। अब हमारा जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि आपको कम से कम पढ़ाया जाए लेकिन नंबर ज्यादा से ज्यादा किए जाए। क्यों? कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि टाइम जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है जब आप कॉलेज में होते हैं। क्यों होता है? आप गिनिए, आज तो जुलाई से बच्चा स्टार्ट करता है, क्योंकि जुलाई में क्लासेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जुलाई में एडमिशन चल रहे होते हैं। क्लासेस स्टार्ट होती है अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी में प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल से डिस्टर्ब रहता है। हमारे पास टोटल 6 महीने होते हैं, 6 महीने में 6 बुक करानी होती है, 6 महीने में 6 बुक करा दी। फिजिक्स भी है, 3 बुक फिजिक्स वाला भी कराएगा, 3 केमिस्ट्री वाला भी कराएगा, इन्वायरमेंट, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर वो आप अलग से पढ़ेंगे। तो सोच के देखिए कौन सी एक किताब 1 महीने में पूरी हो सकती है, तो वो भी मैथ्स को, वो भी मैथ्स को आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आप बहुत जीनियस है, आप सुपीरियर टाइप के बच्चे हैं, आपने 6 महीने में सारी बुक कवर कर ली। अब पेपर में, पेपर में क्या आप एक दिन में 2 किताबें निकाल लेंगे, उनको याद भी रख लेंगे, पेपर में बढ़िया सा लिख भी आएंगे। पता है क्या होगा, जब आप बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे, बहुत सारा पढ़ के जाएंगे, तो पता नहीं आप क्या क्या भूलेंगे। होगा क्या, आप 10 चीजें पढ़ के जाएंगे, उस 10 में से बीच में से थोड़ी 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 चीजें भूल जाएंगे, जिससे आपकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। आप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी।
जो बड़ी कंपनियां हैं, जो करोड़ों में कारें बेचती है, कितनी कारें बनाती होंगी? क्या वो ऑल्टो के बराबर कारें बनाती होगी? नहीं। ऑल्टो सबसे ज्यादा कारें बेचती है। मारुति सुजुकी जो ऑल्टो कार है वो सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकती है वो सबसे बढ़िया होगी क्या? नहीं होगी। जो सबसे बढ़िया होगी क्या वो ज्यादा बिकेगी? तो भी नहीं। तो ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑल्टो को बनाने में 5 मिनट, 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 5 दिन शायद मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 5 घंटे में, क्योंकि आजकल तो प्रोडक्शन बहुत मास स्केल पे होता है, तो 5 घंटे बन जाती है एक ऑल्टो। लेकिन क्या लगता है फेरारी सिर्फ 5 घंटे बन जाती होगी? नहीं बनती होगी। तो वही सेम चीजें आपको समझनी होगी कि हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हमें क्वांटिटी को कम करना ही होगा। कम क्वांटिटी के साथ क्वालिटी मेंटेन होती है। तो ये जरूरी पार्ट है, ये आपको समझना होगा। आ जाइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आप मेरी प्रॉब्लम को भी एडजस्ट कीजिएगा, समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आ जाइए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कई पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, कई पार्ट है। और कई पार्ट में यही है कि बिंदु बताइए, स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, बिंदु बताइए, प्रकृति बताइए। तो ग्राफ ले लिया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर में 1। ये आपका ग्राफ है। अब इसके आपको दिक बिंदु निकालने और उनकी प्रकृति बतानी है। सबसे पहले लघुत्तम लेकर इस समीकरण को सरल कर लीजिए और सारे पदों को एक तरफ ले आइए। लघुत्तम आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपका वाई स्क्वायर कट गया, ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका 1, ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए, ये 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो सब एक पद एक तरफ हो जाए, करना बहुत जरूरी है। जानने से कि हम इसे एफ नाम देंगे, हम इसे फलन नाम देंगे। सारे पदों को एक तरफ करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको हम फलन नाम देंगे एफ। ये हमारा एफ हो गया, ये लीजिए हमने एफ नाम दे दिया। अब हम पहले दिक बिंदु ज्ञात करने का काम करेंगे। दिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना होगा और उसे 0 करना होगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालें तो वो आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक्स, और ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। तो आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना आ गया, 2x वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये लीजिए। अब इस तरफ y का निकाल लीजिए, y के साथ करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल वाई, y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई 0 माइनस 2a स्क्वायर वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई 2x स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर वाई बराबर में 0। अब हमें दोनों समीकरण को हल करना है और x का और y का मान निकालना। पहले इससे आते हैं, इसमें से साफ 2x कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0। दोनों को अलग अलग कर दूं तो एक हो जाएगा 2x बराबर 0 और दूसरा मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से मेरा एक मान आ गया x बराबर 0, ये तो आ गया। दूसरा मान मैं यहां से निकाल लूं, वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर प्लस एंड माइनस, क्योंकि अंडर रूट मैंने डाला है इस पे, वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर जो कि आइटा में आएगा प्लस माइनस आइटा बी। ये तो भाई काल्पनिक आ गया, जो कि मान्य नहीं, जो कि काल्पनिक है। और काल्पनिक मानों को हम मान्य नहीं कर, और काल्पनिक है मतलब अमान्य है, इनको हम यूज नहीं कर सकते। ये तो गया, सिर्फ क्या क्या बचा, x बराबर 0। अब इधर वाले से चलिए, इस साइड वालों की बारी। आप भी आ जाओ भाई मैदान में। 2y कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, 2y बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से y बराबर 0 आ गया तथा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, y बराबर 0 तथा इसे दो टुकड़े करेंगे तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस ए।
ये आ गया। अब आपके पास क्या क्या है उसको लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट कैसे वो देखिए। एक्स के क्या क्या मान आए, 0 आया, ए आया, माइनस ए आया। वाई का क्या आया, वाई का एक ही मान आया 0। अब आप इनके जितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, संभावित का मतलब सारे बना लीजिए, सारे बना लीजिए। एक एक्स ले लीजिए, एक वाई ले लीजिए। जैसे एक्स 0 ले लिया, वाई 0 ले लिया, एक जोड़ा बन गया 0 0। एक्स ए ले लिया, वाई 0 ले लिया, तो एक जोड़ा बन गया ए 0। एक्स माइनस ए ले लिया, वाई 0 ले लिया, क्योंकि वाई के लिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं, वाई तो मात्र खाली एक ही है, वो है 0। वाई तो मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है 0, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप जितनी संभावनाएं बन सकती है, थोड़ा मैं आपको इसके लिए और अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज कीजिए एक्स के आपके पास दो मान आए, a1 और a2। वाई के आपके पास दो मान आए, b1 और b2। अब टोटल 4 जोड़े बनेंगे, a1 b1, a1 b2, a2 b1, a2 b2। ये 4 जोड़े आपके बने। इससे सोचिए कि अगर और ज्यादा हुए तो और ज्यादा जोड़े आपके बनेंगे। तो यह संभावित जोड़े, रिपीट कर रहा हूं, यह है संभावित दिग्बिंदु। संभावित है, जैसे हमारे क्लास में संभावित टॉपर है, मतलब उम्मीद की जाती है कि बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो शायद इस साल ये टॉप करेगा, तो ये संभावित है। अब देखते हैं कौन कौन सा खरा उतरता है, कौन नहीं उतरता, क्या पता कोई धोखा भी दे जाए। तो धोखा दिया है नहीं दिया है, इसके लिए हमें अपने सवाल पे जाना होगा। ये हमारा सवाल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। हमारा जो फलन है उस पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई इनमें से कौन सही में सही है और कौन गलत है। तो हमारा समीकरण क्या है, वो ऊपर ऊपर था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो 0 0 को इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले 0 0 को रखने पर 0 ने हमें संतुष्ट किया है, इसका मतलब ये सही है, 0 0 दिग बिंदु है। ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा। हमने कहा था कि भाई ये टॉप करेगा, इसने किया, इसने हमारे मान सम्मान रख लिया। अब a0 को चेक करो, वो भी संभावित था, तो ये हो गया 0, ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया 0। लेकिन भाई ये तो 0 नहीं है, ये तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, 0 नहीं है, इसका मतलब a0 दिग बिंदु नहीं है, ये नहीं है, ये बेकार गया। ये इसका मतलब ये फर्जी जोड़ा बनाया था हमने। तो इस तरीके से आपका जो फर्जी जोड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे। और ये जो माइनस वाला a0 रखेंगे तब भी यही आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब माइनस a0 भी नहीं है। तो पता चला कि भाई ये जो 3 जोड़े बनाए थे हमने, उन 3 जोड़ों में से सिर्फ एक ही जोड़ा सही है, वो ये। तो मैंने कहा ना, बना लो आप एक बार, बेफिक्र होके बना लो, जो गलतियां होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, सुधार हो जाएगा उनमें। हो गया। चलिए अब सेकंड डेरिवेटिव पे आते हैं। क्योंकि जब तक सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे तो हमें इसकी प्रकृति का कैसे पता चलेगा। एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन, तो जो पहले अवकलन किया हुआ है उसका ही दोबारा साथ करेंगे। तो दोबारा करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एक्स के साथ 2 बार अवकलन। अब भाई कर लीजिए y के साथ 2 बार अवकलन, ऊपर चलिए और y के साथ 2 बार अवकलन कीजिए। y के साथ 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। और अब एक ये वाला अवकलन जिसमें x का y के सापेक्ष या y का x के सापेक्ष, एक x और एक y के साथ वाला, एक x और एक y वाला करेंगे तो ये 4xy आ जाए। ठीक है। अब तीनों का मान हमें किस बिंदु पे निकालना है, 0 0 पे, क्योंकि हम चेक तो 0 0 को ही कर रहे हैं ना। हम भाई 0 0 को ही चेक कर रहे हैं कि 0 0 क्या है, दिग बिंदु कौन सा है। तो x का मान 0 y का मान 0, ये 0 प्लस 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर आ गया, ये आपका 2b स्क्वायर आ गया। अब y वाले का कीजिए, ये निकालेंगे, ये 0 आ गया, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0, तीनों आ गए। अब हमारी जो शर्त है उसमें हम मान डालते हैं कि भाई अब क्या होगा। हमारी शर्त क्या कहती है कि आप डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई
का होल स्क्वायर कीजिए, वह डेल स्क्वायर है 4 डेल एक्स स्क्वायर को डेल स्क्वायर है 4 डेल वाई स्क्वायर से गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है। तो डेल स्क्वायर है 4 डेल एक्स डेल वाई, हमारे पास 0 आया है, ये 0 का स्क्वायर, वह इनका मान है एक्स स्क्वायर का है 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर आया है, ये माइनस का 2a स्क्वायर आया, जो गुणा करने पर ये तो 0 हो गया, ये भाई माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, ये माइनस का है, चेक कीजिए माइनस का है। और माइनस का जो होता है बेटा वो हमेशा 0 से छोटा होता है, माइनस हमेशा 0 से छोटा होता है, आपको याद होगा 0 से छोटे वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 बड़ा होगा, ये माइनस में है, क्योंकि देखिए a का स्क्वायर है तो ये तो हमेशा प्लस होगा, a का स्क्वायर प्लस होगा हमेशा, b का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, 4 प्लस का ही है तो ये तीनों प्लस के, तो ये माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे a और b हम कुछ भी रखें ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस रहेगा, ये 0 है, और 0 हमेशा माइनस वालों से बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, और जब बड़ा आया है तो ये नोड आया, तो आपका जो 0 0 जो दिग बिंदु है वो किस प्रकृति का हुआ, वो नोड है। वो कौन सी प्रकृति का है, वो नोड प्रकृति का है। उम्मीद करते हैं आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि भी नोड क्या होता है, तो आपको पहले दिग बिंदु निकालना है, सबसे पहले डेल एफ और डेल एक्स को 0 करना है, डेल एफ और डेल वाई को 0 करना है, इससे आपको दिग बिंदु निकल जाएगा, जोड़े बना के सारे जोड़ों को चेक कर लीजिएगा, कोई फर्जी जोड़ा तो नहीं बना, उसको बाहर कर दीजिएगा, फिर दोबारा आउटलाइन कर लीजिएगा, और फिर चेक कीजिएगा बड़ा आता है, बराबर आता है कि छोटा आता है, उसके आधार पर उसकी प्रकृति तय हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी अगले लेक्चर में।